नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर के नए बाजार पुलिस चौकी पर आगजनी करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 60 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बुधवार की शाम को प्रत्याशियों के समर्थकों ने नई बाजार पुलिस चौकी और पुलिस वाहनों में आग लगा दी थी। ब्रह्मपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 60 और 61 के जिला पंचायत सदस्य चुनाव परिणामों को लेकर विवाद हो गया था। बाद में चुनाव आयोग इसमें बदलाव किया। फिलहाल पुलिस ने अब कार्रवाई करने में वो जुट गई है। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आई है। जिस तरह से पुलिस चौकी और पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई थी, ऐसे में 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर और जिनके बारे में अभी अज्ञात लोग हैं, वो ऐसे करीब 500 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, जिस तरह से हमने देखा कि जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए, बहुत जगह हिंसा हुई, लेकिन गोरखपुर में अब जिस तरह से पुलिस चौकी को जलाया गया, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी गलती से ये पूरा उपद्रव हुआ, यानी कि वहाँ जो आरओ थे ब्रह्मपुर ब्लॉक के वीरेंद्र कुमार, उनको भी कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ डीएम ने जो है आरओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को भी लिख दिया है कि अब उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर और भी विभागीय कार्रवाई की जाए। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है और 18 जो नामजद थे उनको तो गिरफ्तार करके जेल भेज ही दिया गया है। साथ ही जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और एक एक उपद्रवियों को गिरफ्तारी की जा रही है। पूरी रात धरपकड़ चली है और जो मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर एनएसए तक की कार्रवाई की तैयारियां तेज की गई है। डीआईजी का कहना है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी उपद्रवी हैं सबके पहचान कर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल जानकारी देने के लिए। तो रामगोपाल एक और अपडेट बता रहे थे कि जिस आरओ की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। और इसके अलावा जिसने पुलिस स्टेशन और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया, उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ब्रह्मपुर ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम में हेराफेरी करने के मामले में पुलिस ने आरओ को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार ने चुनाव के दौरान हेराफेरी की, जिसकी वजह से गोरखपुर में हंगामा देखने को मिला। इस मामले में डीएम ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए अब एक पत्र लिख दिया है। तो सिंचाई विभाग के अभियंता थे जिन्हें जेल भेजा गया है। आरओ थे वहां के और इन्होंने कुछ गड़बड़ी की, धांधली की, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी घटना देखने को मिली जब लोग वहां पर उग्र हो गए। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, उन्हें जेल भेज दिया गया है और साथ ही एक पत्र चुनाव आयोग को भी लिखा गया है। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि आम आदमी पार्टी जिला पंचायत सदस्यों को मिली जीत से काफी उत्साहित है, क्योंकि पहली बार में आम आदमी पार्टी समर्थित 83 उम्मीदवारों का जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जीत मिली, जिसको देखते हुए पार्टी ने तय किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय और पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को विधानसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतारेगी। ये पहले भी कह रही थी और इस बात को हम आज दोहराना चाहते हैं कि जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को विधानसभा के चुनाव में मौका देगी और हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति, धर्म और जो नफरत की राजनीति है, उस राजनीति को बदलकर हम जनता के बुनियादी मुद्दों पर राजनीति को लेकर आएंगे। और इसके लिए पार्टी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि दिल्ली में चल रही योजनाओं को लेकर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो उत्तर प्रदेश में लगातार अपना घर घर जाकर काम करें। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद पार्टी किन योजनाओं को चलाएगी, इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के चुनाव की तैयारियों के लिए किया गया है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, फ्री पानी,
फ्री अच्छी शिक्षा, फ्री इलाज जैसे मुद्दों को आधार बनाने की तैयारी आपकी तरफ से है। दरअसल इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी इन मुद्दों के सहारे पार्टी अपना विस्तार कर सकती है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने टीकाकरण को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार 10 मई से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा करेगी और इसके बाद ही पहली डोज लगवा सकते हैं। ये व्यवस्था 45 साल से ऊपर वालों के लिए की गई है। इसको पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए शासन ने मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, ऐसे में ये बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और 45 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल नीलू, जिस तरह सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर कराने के लिए टेंडर निकाला है, सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाए, जिससे कोविड जैसी बड़ी महामारी से निपटा जा सके। तो इसीलिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 10 मई से 45 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं जिनका डोज का टीकाकरण ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात होना था, वो वॉक इन माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था की गई। यानी जहां पर आपको टीकाकरण लगाना है वहां आप पहुंचेंगे, अपना आधार कार्ड देंगे और फौरन आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपका टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की तरफ से यूपी के सभी जिलाधिकारियों को, सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि इसकी आप पूरी व्यवस्था कर लीजिए। अब वॉक इन इनके माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा और 10 मई से 45 वर्ष के ऊपर के जितने लोग हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा और ये अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। तो अजीत, इसको इस तरह से माने चूंकि 18 साल तक के लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम की अब शुरुआत हो गई है, लेकिन डोज नहीं होने की वजह से इनको फिलहाल तो सिर्फ अभी कुछ जिलों में ही शुरू किया गया है। तो उससे पहले सरकार चाहती है कि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण किया जाए। देखिए, बिल्कुल इसके पीछे दो कारण है। एक तो 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को जहां 7 जिलों में टीकाकरण हो रहा है, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, वहां पर रजिस्ट्रेशन भारी संख्या में हो रहा है। तो जो 45 वर्ष के ऊपर है, 60 तक, उनका ऑनलाइन पंजीकरण में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनको टीकाकरण लगना जरूरी है। तो लिहाजा सरकार ने ये तरीका निकाला है कि जो 45 वर्ष के ऊपर है उनको ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। वो पहुंचे और उनका तत्काल रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी। बिल्कुल, तो जो छूटे हुए लोग हैं उनका वैक्सीनेशन भी अजी सही समय पर हो जाएगा और फिर 18 साल तक के लोगों को अभी वैक्सीनेशन होना है। तो इसके लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रूस ने महामारी के बीच एक नई डोज तैयार की है जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा है, क्योंकि अब तक कोरोना की लड़ाई के लिए बनी वैक्सीन की 2 डोज लोगों को लगवानी पड़ रही थी, लेकिन रूस ने स्पुतनिक लाइट नाम से कोरोना का नया टीका इजाद किया है। इसकी सिर्फ 1 डोज लेने भर से कोरोना की जंग जीतना आसान हो जाएगा। रूस के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन 79.4% कोरोना के खिलाफ प्रभावी है, जिसकी कीमत रूस में $10 रखी गई है, जो भारतीय रुपयों में 737 रुपए की 1 डोज पड़ेगी। रूस के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ये टीका वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी होगा। और योगी सरकार लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ऑक्सीजन की मांग के बीच तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुटी हुई है। लोगों की सांसें ना थमे, इसके लिए योगी सरकार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे ऑक्सीजन टैंकर के आगे पुलिस की गाड़ी दौड़ती नजर आ रही है ताकि आगे का रास्ता खाली कराया जा सके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन को सही समय पर पहुंचाया जा सके। ये मदद लोगों के ट्वीट के आधार पर की जा रही है, वो चाहे नोएडा हो, फिर गाजियाबाद या फिर गोरखपुर, जहां से पुलिस प्रशासन को सूचना मिलती है, फौरन उन तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है ताकि किसी तरह की अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। वैसे सरकार लगातार कोरोना पर कंट्रोल पाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसका असर अब आंकड़ों पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में 26,780 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जबकि इतने ही वक्त में 28,902 मरीज कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक की बात की जाए तो अब तक 11,51,571 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे के मरीजों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद 2,59,844 रह गई है। वहीं टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,25,670 टेस्ट किए गए हैं।
चार्ज होने वालों की संख्या 28,902 है। इस प्रकार जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनसे अधिक डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,59,844 है। और कोरोना केसों में गिरावट आ रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी करने के आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार जल्द ही ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रही है। इससे पहले कल योगी सरकार ने 4 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की ओर से जारी किए इस टेंडर को 7 मई तक डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं 21 मई टेंडर भरने की आखिरी तारीख रखी गई है। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी काफी कम रह गई है। और इस बीच भारतीय रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली राजधानी, शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस समेत अन्य 30 ट्रेनों को 9 मई से बंद करने का फैसला किया है। यानी अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। और संभल में जामा मस्जिद के शाही इमाम आफ्ताब हुसैन वारसी ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही मस्जिदों में कम से कम भीड़ जुटाएं ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जुमे की अलविदा नमाज पर यह अपील की गई है जामा मस्जिद के शाही इमाम की तरफ से कम लोग ईदगाह पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में ही जुमे की नमाज अदा करें। करता हूं कि जैसा कि सभी को मालूम है कि कोरोना कोविड-19 चल रही है। इसके एहतियात में जैसा कि शासन और प्रशासन से गाइडलाइंस है, हमें बीमारी से हिफाजत के लिए जो हमें रूल्स बताए गए उसका ख्याल करें। जुमतुल अलविदा में मस्जिद में सिर्फ जितनी तादाद शासन और प्रशासन ने बताई है उसी एतबार में इबादत करें, बाकी लोग अपने घरों पर नमाज अदा करें। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें आंध्र प्रदेश से आने वालों को क्वारंटीन करने का नियम बनाया गया है। खबर है कि अगर किसी तरह की रिपोर्ट नहीं है या फिर टीके नहीं लगे हैं तो 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा और अगर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है तो 7 दिन तक होम क्वारंटीन करने के ऑब्जर्व किया जाएगा। साथ ही जिसको टीका लग चुका है उसके साथ भी यही नियम लागू होंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक आंध्र से किसी भी तरह से दिल्ली अगर कोई आता है तो उनको क्वारंटीन हर हाल में किया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है जो लोगों के लिए और घातक सिद्ध हो रहा है। और राजस्थान सरकार भी कोरोना को देखते हुए सख्ती और बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। राजस्थान में 10 मई से 24 मई के बीच लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा। इस दौरान ना कोई शहर से गांव जा सकता है, ना ही गांव से कोई शहर आ सकेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिल पाएगी और लोगों को राहत भी मिल सकेगी। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और कोरोना से सिर्फ इंसान ही नहीं परेशान बल्कि इस वायरस ने जानवरों को अपनी पहुंच बना ली है क्योंकि इटावा के लायन सफारी में शेरनियों में कोरोना की पुष्टि हुई है जिसका सफारी के अंदर ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही बरेली में एक शेरनी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। इसके साथ ही ब्रीडिंग सेंटर में रहने वाले 8 शेरनियों के ब्लड फिकल सैंपल लिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सफारी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और डॉक्टर्स के साथ साथ आला अफसरों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में भाजयुमो नेता ने सुल्तानगंज चौकी इंचार्ज और सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाया। खबर है कि भाजयुमो नेता अपने भाई की पैरवी लेकर पहुंचा था लेकिन चौकी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद नेता बाहर आए तो उन्होंने चौकी इंचार्ज और सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगा दिया।
महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद जा रहे एयर एम्बुलेंस एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। दरअसल जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसका पहिया अलग हो गया। इसके तुरंत बाद फुल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और विमान को मुंबई एयरपोर्ट के लिए मोड़ दिया गया। क्रैश लैंडिंग की आशंका के बीच रनवे पर अग्निशमन दल के सभी कर्मचारी पूरी तरह से तैयार थे। पायलट ने जैसे ही विमान की लैंडिंग कराई, उस पर फोम डालकर विमान को आग लगने से बचाया गया। इस विमान में एक मरीज, 2 पैरामेडिकल स्टाफ और 2 क्रू मेंबर सवार थे। इस लैंडिंग में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वैसे इस तरह के लैंडिंग को बेली लैंडिंग नाम दिया जाता है। इस सफलता के बाद एयर एम्बुलेंस में सवार मरीज को मुंबई में ही एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बागपत की बात करते हैं। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। एक्सप्रेसवे पर लगातार हम आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई जवानों को गंभीर चोट आई है, उन्हें मेरठ और गाजियाबाद रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार सभी पीएससी के जवान चुनावी ड्यूटी खत्म करने के बाद शामली से वापस गाजियाबाद जा रहे थे। जैसे ही वो दिल्ली सहारनपुर हाईवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़े तो ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया और ट्रक पलट गई। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की